मुझे कुछ और नहीं चाहिए था। मैं तो वो इंसान हूँ जो सिर्फ़ एक 50 पैसे की चॉकलेट से भी खुश हो जाती है। मुझे सिर्फ़ एक अच्छा पार्टनर चाहिए था, एक अच्छा परिवार जो मुझे प्यार करे और मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में फँस गई जहाँ पे एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है और अब मुझे समझ में आता है कि मैं एक नार्सिसिस्ट के साथ हूँ। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं ये रिलेशनशिप तोड़ नहीं पाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भूमिका हियर। ये है वरुण और मिताली की कहानी और मैं ये बोलना चाहती हूँ आपसे कि यही सारी चीज़ें हैं जिससे ट्रॉमा बॉन्ड भी कहते हैं और यही चीज़ें हैं जिससे शेम आती है और लोग इसमें से बाहर नहीं निकल पाते। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि अ शेम ऑफ स्टेइंग इन अ नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप और जानते हैं हाउ टू ओवरकम इट। तो आइए जानते हैं हमको किस चीज का शेम होता है व्हेन वी स्टे विद अ नार्सिसिस्ट। फर्स्ट थिंग, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप अंदर से खोखला होता है और ये चीज हमको पता होती है, तो हम ये फील करते हैं कि जो इंसान जिसे हम इतना प्यार करते हैं, जिससे हम अपनी दुनिया समझते हैं, वो हमें कुछ भी नहीं समझता। वो हमें एक कॉम्पिटिटर की तरह देखता है। वो हमारी कंपैरिजन दूसरों के साथ करता है। वो हमको नीचा दिखाता है। वो हमारा कॉन्फिडेंस लो कर रहा है और यही सब चीज़ें सोच के, उसको फ़ील करके हम शेम महसूस करते हैं कि मेरा रिलेशनशिप इतना खराब। क्योंकि फर्स्ट थिंग, हमने काफ़ी टाइम के बाद शादी की और काफ़ी टाइम के बाद हमने एक डिसीजन लिया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैरिज का ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम इस रिलेशनशिप को परफेक्ट करने में लग जाते हैं और जो सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट होते हैं, वो होते हैं पढ़े-लिखे लोग। क्योंकि क्योंकि वो लोग हमेशा सब कुछ खुद हैंडल करना चाहते हैं। उनको पता है कि मैं ऑफ़िस में इतना अच्छा परफ़ॉर्म करता हूँ या करती हूँ, तो मैं घर पे भी या ये रिलेशनशिप को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और इसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप में ज़्यादा रहते हैं और टॉक्सिसिटी को सहन किए जाते हैं। सेकंड थिंग, सोसाइटी हमको ये सिखाती है हमेशा कि चुप रहो और इन सब चीज़ों को लेके बाहर मत निकलो। शादी में तो ये सब चलता रहता है और ससुराल कभी परफेक्ट नहीं होता। उसमें अच्छे लोग नहीं होते और ये सब नॉर्मल है। आपका डिसरिस्पेक्ट, आपकी जो वैल्यू है और आपका जो सेल्फ एस्टीम है जो लो है, लो कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीज़ें उनकी वजह से नहीं होती है, वो नॉर्मलाइज़ हो जाती है। ये आपको बोला जाता है और इसकी वजह से ही आप शेम और गिल्ट फील करने लगते हो। थर्ड थिंग, एक सपोर्ट, एक फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर एक इमोशनल सपोर्ट जो हम ढूंढ रहे होते हैं, वो हमको ऐसे रिलेशनशिप में ज़्यादा रखते हैं। क्योंकि क्योंकि सर पे छत है, 2 वक़्त का खाना मिल रहा है, तुमको और क्या चाहिए? तुम्हारे पास नौकर-चाकर है इतने, तुमको और क्या चाहिए? वो ये नहीं देखते कि आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो हर एक जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। इंस्टेड आपको ये बोला जाता है कि इतना तो मिल रहा है आपको, तो यू शुड स्टे इन दिस रिलेशनशिप। यही हो रहा था मिताली के साथ और इसीलिए मिताली लो फील करती थी, उसे शर्म आती थी और उसे एक ही चीज़ होती थी कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, फिर भी एक ऐसे रिलेशनशिप में हूँ जहाँ पे मुझे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं मिलती, जहाँ मुझे डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो गया है इसकी वजह से। नाउ ये जो शेम है वो दिखती कैसे है? वो आपकी लाइफ में ऐसे दिखती है कि अगर कोई
बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा हो अपने हस्बैंड की, तो आप चुप रहते हो। आप जब बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने हस्बैंड्स की अच्छी-अच्छी बातें बोल रहे होते हैं, तो आप चुप हो जाते हो। क्योंकि आपको पता है आपके लिए शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप अंदर ही अंदर ये शेम कैरी करते हो। सेकंड थिंग, आप डिसीजंस लेने में बहुत ही डाउटफुल हो जाते हो। आपको लगता है शायद मेरे डिसीजंस गलत हैं, ये वाला गलत हो गया ना, तो मेरे डिसीजंस गलत हैं। इसलिए आप ये इस तरह से दिखना शुरू हो जाती है। ऑफिस में अगर आपको कोई कुछ बोल दे, तो आप तुरंत ही रिएक्ट कर देते हो। आप एकदम से रिएक्शन देते हो, वो भी बड़ा वाला। क्यों? क्योंकि आपने घर पे देखा कि मैं चुप रह गई, मुझे ये शब्द बोल देने चाहिए थे, लेकिन आपने बोले नहीं। तो यहाँ पे आप अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मतलब इट इज़ जस्ट लाइक एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, योर एंगर, वहाँ पे पूरा निकल जाता है और फिर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। जैसा एनवायरनमेंट घर पे है, वैसा ही ऑफिस में है। और आप एक इनसिक्योरिटी में भी जीते हो कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। अगर आपकी लाइफ में बच्चे हैं, तो बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का जो पढ़ाई है, मेंटल हेल्थ है, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इसका प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा होता है और इसकी वजह से आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में रहते हो और उसका शेम और गिल्ट कैरी करते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहीं पर भी रिलेटेबल लगा हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मुझे ये चीज़ भी बताइए कि वो कौन-सा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है जो आपको अफ़ेक्ट कर रहा है या वो एक कौन-सी चीज़ है जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा लो फ़ील करवाया है। अब हम जानते हैं कि हम इस चीज़ के बारे में क्या कर सकते हैं। शेम तो है, लेकिन जीना तो है। अब नार्सिसिस्ट के साथ कैसे जीना है, तो पहली चीज़ आप उसे एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए कि येस, दिस इज़ द प्रॉब्लम। आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम इन माय रिलेशनशिप। उसको दूसरा नाम देना बंद कीजिए कि वो शायद बिज़ी होंगे, शायद मैं लो हूँ या मुझ में वो क्वालिटीज़ नहीं, ये सब चीज़ें मत बोलिए। आप सिर्फ़ इतना बोलिए कि येस, आई एक्सेप्ट दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन माय रिलेशनशिप। फिर सेकंड थिंग, आप अपने आप को एक आइडेंटिटी मत बनाइए। अ बैड मैरिज, it can be a chapter of life, but it is not whole life. तो आप उसे सिर्फ अपनी आइडेंटिटी बना के मत चलिए कि मैं किसी का हस्बैंड हूँ या मैं किसी की वाइफ हूँ और यही मेरी आइडेंटिटी है। नहीं, आपकी वो आइडेंटिटी का बहुत ही छोटा हिस्सा है। आपकी आइडेंटिटी बहुत बड़ी है। उससे भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी है। तो ये चीज़ कीजिए। और थर्ड थिंग, अपना सेल्फ वर्थ ढूँढने के लिए आप सामने वाले के पास मत जाइए। ये मत बोलिए कि अगर उन्होंने मुझे वैलिडेट किया, उतनी ही मेरी वैल्यू है। 50 पैसे ऑफ अ चॉकलेट, आपकी वैल्यू वो नहीं है। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ समझिए। और आपको अगर ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें कैसे करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज nobody can do better than you. Thank you. Jai Hind.